ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर 4 के अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे अगली सांद्रण इकाई जिसका नाम है विलियन की शक्ति। विलियन की शक्ति इसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम कैपिटल एस से। मैंने जब आपको सांद्रण इकाई का वर्गीकरण किया था ना, एक ताप पे निर्भर करने वाली थी और एक ताप पर निर्भर नहीं करती थी। जो ताप पे निर्भर करने वाली होती है ना, अब इसे वहाँ पे नोट कर लेना। मैंने आपको उस टाइम वहाँ पे नोट नहीं कराई थी क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, बस मेरे फिर ये उस टाइम याद भी नहीं, तो मैंने अब याद की तो तब मुझे याद आ गई, तो आप इसे नोट कर लें। विलियन की शक्ति ये भी ताप पर निर्भर करने वाली ही होती है, इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं होती। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बच्चों ये बहुत ही ईजी है, एक बार के में आप इसे समझ जाओगे। विलियन की शक्ति, आई होप आपने जितने पिछले लेक्चर्स है वो कवर कर ली हो, क्योंकि आप अगर उन्हें कवर करोगे ना तभी आपको ये समझ आएगा। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, प्रतिशत भार आयतन सांद्रता क्या मैंने कवर करा दिया है ना, प्रतिशत भार आयतन सांद्रता। अब एक बात समझो आप इसमें, ये किसके लिए होता था? विलय का भार। ये क्या होता था? विलियन का आयतन। ऊपर वाली हमेशा किसके लिए? विलय के लिए, और नीचे वाली हमेशा किसके लिए? विलियन के लिए। प्रतिशत मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से मल्टीप्लाई करा देते थे। शक्ति भी जो है ना हमारी W/V होती है। शक्ति भी हमारी क्या होती है बच्चों? W/V ही होती है। फिर इसमें क्या अंतर हुआ? इसमें एक जनरल अंतर क्या होता है, ये कहीं में होना चाहिए ग्राम में, और मैंने आपको बताया था ये कहीं में होना चाहिए ml में। ये कहीं में होना चाहिए ml में। प्रतिशत V/V, प्रतिशत आयतन सांद्रता में भी दोनों आयतन जो होते हैं हमारे ml में होते हैं, इसलिए तो V में हीन हो जाता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। बट यहाँ पे क्या है, ये तो ग्राम में ही होता है बार। जो ये वाला आयतन है ना, यहाँ पे ये कहीं में है ml में, और यहाँ पे कहीं में होगा लीटर में। बस इतना अंतर होता है। जब भी आपको शक्ति ज्ञात करनी हो तो W आपको कहीं में रखना होता है ग्राम में, भार कहीं में रखना होता है ग्राम में, और आयतन कहीं में रखना होता है लीटर में। जबकि जब आप प्रतिशत भार आयतन सांद्रता ज्ञात करते हैं तो आपको आयतन कहीं में रखना होता है ml में। यही इनमें अंतर होता है। नोट में आप इस बात को लिख सकते हैं, प्रतिशत भार आयतन सांद्रता तथा शक्ति में यह अंतर होता है कि प्रतिशत भार आयतन सांद्रता में आयतन ml में होता है, और जबकि शक्ति में आयतन लीटर में होता है। बस यही अंतर होता है इनमें, जबकि ये दोनों के दोनों सेम है। मतलब अब मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ ये कैसे है। जब आप प्रतिशत W/V कैलकुलेट कर रहे हो तो आप जो वॉल्यूम लोगे, वॉल्यूम मतलब आयतन, प्रतिशत भार आयतन सांद्रता जब आप ज्ञात करते हैं तो जो विलियन का आयतन जो आप लोगे वो आपको कहीं में एज्यूम करना पड़ेगा ml में, कहीं में रखना पड़ेगा ml में काउंट करोगे आप उसे। और जब आप शक्ति ज्ञात कर रहे हो तो उसी विलियन को आप कहीं में काउंट करोगे लीटर में। ठीक है बच्चों, तो इसमें तो कोई अलग सी बात नहीं है ना। तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, विलियन के एकांक आयतन में उपस्थित विलियन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के भार को ही उस विलियन की शक्ति कहा जाता है। S = W/V, और V उसका कहीं में होना चाहिए लीटर में। बस यही अंतर होता है। वैसे कोई खास बात इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट आप इसे फिर भी याद रखें। नई हेडिंग लगाइए, शक्ति तथा मोलरता में संबंध। शक्ति तथा मोलरता में संबंध। S एंड मोलरता किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? M से। अब बच्चों एक बात केमिस्ट्री के अंदर आप हमेशा याद रखें, जब भी आपको कहीं में संबंध बताना हो, जैसे अभी आपको किस में बताना है, शक्ति और मोलरता में। पूरी केमिस्ट्री में जहाँ पे भी न्यूमेरिकल चैप्टर होते हैं वहाँ संबंध जरूर बताना होता है हमें, क्योंकि इनमें संबंध होते हैं। अभी संबंध होते कैसे और क्यों होते हैं आपको पता लग जाएगा। जब भी आप संबंध कोई स्थापित करते हैं, हमें संबंध बताना होता है, रिलेशन बताना होता है इनके बीच में क्या संबंध है। तो दोनों वो चीज़ जिसके बीच में आप जितनी भी वो चीज़ों में आप मतलब संबंध बता रहे हैं, जैसे शक्ति और मोलरता में बता रहे हैं, तो आपको उनके सूत्र याद होने चाहिए। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप संबंध नहीं बता पाएंगे। हम जानते हैं कि, अब संबंध बता देता हूँ मैं, हम जानते हैं कि
हम तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जानते हैं, हमें शक्ति की बात करनी है। शक्ति बराबर W/V और V मस्ट बी इन लीटर, V का ही होना चाहिए लीटर में। इस समीकरण नंबर 1 और एंड लिख देता हूँ। क्या मोलरता बराबर W/m0 और V का ही होना चाहिए इसका भी लीटर में। ये तो हमने मोलर तो कवर कर लिया ना, ये हमारी समीकरण नंबर 2। अब W/V को मैं क्या लिख सकता हूँ, S। W/V को मैं क्या लिख सकता हूँ, S। M बराबर W/V को मैं क्या लिख सकता हूँ, S/m0। ऐसा कैसे ही रहेगा। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, S बराबर, S को मैं यहीं पे रखूँ, इसे इधर लेकर चला जाऊँ, M इंटू m0। अब देखो बच्चों, ये क्या है, विलयन की शक्ति। अगर आपको विलयन की शक्ति निकालनी हो तो विलयन की मोलरता आपको ज्ञात होनी, तो आपको विलयन की मोलरता ज्ञात होनी चाहिए और विलय का मोलर द्रव्यमान भी आपको पता होना चाहिए। किसका द्रव्यमान है ये, विलय का। ये कहाँ से पता लगा है, मैं बताऊँ। ये m0 कहाँ से आया था, ये m0 कहाँ से आता है, n से, और n होता है पूरा ऊपर, जो मोलर तो मैं बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो शक्ति बराबर मोलरता गुना मोलर विलय का मोलर द्रव्यमान, ये संबंध होता है। अगर आपको मोलरता ज्ञात हो तो उसकी आप शक्ति डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे, विलय का मोलर द्रव्यमान से आप मल्टीप्लाई कराते हैं। इनके क्वेश्चंस में एक एक क्वेश्चन सभी टॉपिक के जरूर कराऊंगा, और इजी लेवल से लेकर हार्ड लेवल तक करेंगे, और सब क्वेश्चंस आपको समझ भी आएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट कर लें, शक्ति तथा मोलरता में संबंध। बहुत ही इजी है ये। अगली हेडिंग लगाइए, मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। नॉर्मलता मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही कराई है। मोलरता मतलब m और नॉर्मलता क्या होती है हमारी, n। अभी मैंने आपको बताया था कभी भी संबंध बताना हो तो हमें क्या करना होता है, संबंध बताते दौरान हमें उनके दोनों के सूत्र याद होने चाहिए। मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता का हम जानते हैं कि बच्चों आपको क्या याद होना चाहिए, सूत्र याद होने चाहिए। मोलरता बराबर W/m0 इंटू V का ही होना चाहिए लीटर में, ये समीकरण नंबर 1। और नॉर्मलता कल इसी मतलब नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाई थी ना। नॉर्मलता बराबर W/m0 V इंटू लीटर, और यहाँ पे क्या होता है बस n फैक्टर। यहाँ पे क्या खुलता है, तुल्यांक की भार कैसे खुलता है, मोलर द्रव्यमान और इंटू n फैक्टर। यहाँ पे तुल्यांक की भार होता है, मैंने आपको ये सिखाई थी लास्ट लेक्चर के अंदर, सेकंड। अब बताओ मैं m को क्या लिख सकता हूँ, W/m0 इंटू V, W/m0 इंटू V, W/m0 इंटू V को मैं क्या लिख सकता हूँ, m। W/m0 इंटू V, W/m0 इंटू V, W/m0 इंटू V को क्या लिख सकता हूँ मैं, m। तो नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू n फैक्टर। n फैक्टर भी आपको सिखाया गया था। ये हमारा क्या है, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध है। यहाँ पे आप एक नोट लिखेंगे। नोट क्या होगा बच्चों हमारा, आप नोट करो, नोट को नोट करो। देखो क्या नोट करना है आपको नोट में। देखो मैं क्या करना है, पहले देखो एक बार, नॉर्मलता मोलरता के कब बराबर हो सकती है, नॉर्मलता मोलरता के कब बराबर हो सकती है, जब n फैक्टर का मान कितना हो, 1 हो। n फैक्टर का मान कितना होना चाहिए, 1। अगर आप यहाँ पे 1 रख दोगे तो n बराबर किसके आ जाएगा, m के, और n बराबर m के आने का क्या मतलब है, नॉर्मलता मोलरता के बराबर है। लिखो, यदि n फैक्टर का मान 1 हो तो, ये यूपी बोर्ड में एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, यदि n फैक्टर का मान 1 हो तो नॉर्मलता मोलरता के बराबर, तो नॉर्मलता मोलरता के बराबर होती है। नॉर्मलता मोलरता के बराबर कब होती है, जब n फैक्टर का मान कितना हो बच्चों, 1 हो हमारा। आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम
नहीं होगी। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फॉर्मलता। इसे रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। ये सब विलयन की सांद्रता बताती है और ये सब ताप पे निर्भर करने वाली होती है। मैंने आपको एक बात स्टार्टिंग में ही बताई थी जब सांद्रण इकाई स्टार्ट की थी, जितनी भी ताप पे निर्भर करने वाली है इनमें एक चीज़ कॉमन होगी, क्या? आयतन। और आपने अभी तक देख भी लिया होगा जितनी भी सांद्रण इकाइयाँ हमने पढ़ी है उनमें सब में नीचे क्या होता है? आयतन। और आयतन भी किसका? विलयन का। बस ऊपर की बात आप याद रखो। कैसे? ऊपर एक बार क्या है? मोलों की संख्या, एक बार क्या है? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। और अब की बार ये वाला देख लेते हैं एक बार। फॉर्मलता की परिभाषा लिखो आप। विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित, विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या कोई, सूत्र द्रव्यमानों की संख्या कोई उस विलयन की फॉर्मलता कहा जाता है। आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में फॉर्मलता नहीं होती है, सिलेबस में फॉर्मलता नहीं होती है। बट फिर भी अपनी नॉलेज के लिए आप इस वाली सांद्रण इकाई को याद रखेंगे, ठीक है? अगर आप कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे बैठते हो तो ये आपके वहाँ पे काम जरूर आएगी, क्योंकि फिर कोई किसी बोर्ड का क्राइटेरिया नहीं रहता कि अब यूपी बोर्ड का पेपर नहीं दे रहे ना, फिर क्या होगा? आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाते हो तो वहाँ पे सब चीज़ जाती है। वैसे भी एक छोटी सी बात है इसके अंदर, आप याद रख पाओगे बहुत ईजिली। थोड़ा बस पेशेंस रखे, धैर्य रखे, आपको समझ आ जाएगी। विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के 1 ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को ही उस विलयन की फॉर्मलता कहा जाता है। अब ये क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? विलयन का आयतन। देखो बच्चों, यहाँ से आती है सारी चीज़ें, फॉर्मूले से मैंने आपको पहले बताई थी। ये किसका आयतन होगा? नीचे वाली टर्म हमेशा किसके लिए? विलयन के लिए। ये किसके लिए? हमेशा ऊपर वाली टर्म हमेशा विलय के लिए। विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित, आयतन होता है भी, विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को ही उस विलयन की क्या कहा जाता है? फॉर्मलता कहा जाता है। अब ये ग्राम सूत्र द्रव्यमान क्या चीज़ होती है? देखो अब मैं आपको समझा देता हूँ। आपने नॉर्मलता पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपने नहीं भी पढ़ी, किसी बच्चे ने अगर कोई डायरेक्ट इसी लेक्चर को देख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार आप समझो। वहाँ पे क्या था? ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही उस विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। अब ये ग्राम किसे रिप्रेजेंट करता था वहाँ पे? बताओ बच्चों आप मुझे। डब्ल्यू को। और ये सूत्र द्रव्यमान है, सूत्र द्रव्यमान को हम रिप्रेजेंट करते हैं FM से, फॉर्मूला मास मतलब सूत्र द्रव्यमान। अभी मैं समझाऊंगा ये सूत्र द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है? या आप इसे मतलब ये भी बोल सकते हैं कि ये ग्राम भी अगर आप हटा दोगे ना तो भी काम चल जाएगा, ठीक है? ये ग्राम अगर आप हटा दोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि सूत्र द्रव्यमान के अंदर वैसे भी चीज़ें शामिल होती है। मैं भी आपको समझाऊंगा ये क्या होता है। आप यहाँ में और यहाँ में क्या अंतर समझे? ग्राम किसके लिए रिप्रेजेंट होगा? डब्लू के लिए। तो मैं डब्लू यहाँ पे जरूर रखूँगा जब मैं इसे फॉर्मूले की टर्म में कन्वर्ट करूँगा। अब ये सूत्र द्रव्यमान कहाँ पे जाएगा? नीचे। जैसे उसमें तुल्यांक की भार कहाँ पे जाता था? नीचे। अब ये सूत्र द्रव्यमान जब नीचे जाएगा ना तो बस ये समझना होगा ये क्या चीज़ है। तो मैं भी आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। अब बताओ, F बराबर डब्लू में इसे लिख लूँ ना, क्या लिख लूँ मैं इसे? डब्लू। और सूत्र द्रव्यमान को मैं क्या लिख लूँ? MO। ये मोलर मास ही तो है ना। हमने एक द्रव्यमान पढ़ा था ना हमने, मोलर द्रव्यमान। मोलरता के अंदर हमने पढ़ा था M0 मोलर द्रव्यमान। बट ये मोलर द्रव्यमान नहीं है, ये सूत्र द्रव्यमान है। अभी मैं समझाऊंगा मोलर द्रव्यमान और सूत्र द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। ये क्या हमारा? सूत्र द्रव्यमान इनटू, पहले तो मैं आपको कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं। ग्राम मतलब W, सूत्र द्रव्यमान मतलब M0 और V ऐसा कैसा F भी हमारा। अब मैं आपको समझा देता हूँ। W तो आपको क्वेश्चन में मिलता है कितना ग्राम मिलाया गया है, 25 ग्राम मिलाया गया है, 100 ग्राम, 250 ग्राम, जितना वो अपनी तरफ से मिलाएगा विलय को। अब ये M0 कैसा पता लगाएंगे हम, और V लीटर में कैसे? V लीटर तो हमें पता लग जाता है वो कितने आयतन में घोलता है। अब आप इसे समझो। देखो बच्चों, एक होता है हमारा मोलर द्रव्यमान। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? मोलरता के अंदर।
और एक होता है हमारा सूत्र द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान, इसे हमने कहाँ पे पढ़ा है, फॉर्मूला के अंदर। इसे भी हम m0 से दिखा रहे हैं। वैसे मैं आपको एक बात एक्स्ट्रा बता देता हूँ, मोलर द्रव्यमान को हम mt से भी रिप्रेजेंट करते हैं और सूत्र द्रव्यमान को हम m0 से रिप्रेजेंट करते हैं वास्तव में। अभी समझाऊंगा, आप समझ भी जाओगे ऐसा क्यों है। देखो बच्चों, अब एक नई चीज़ मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर में जो अब आगे पढ़ाई जाएगी, वांट हाफ गुणांक। क्या पढ़ाया जाएगा आपको? वांट हाफ गुणांक। केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहला नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाले साइंटिस्ट वांट हाफ है ये, और उन्होंने एक गुणांक दिया था जो आज भी उनके नाम से चलता है, वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्हें सबसे पहला नोबेल प्राइज़ मिला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो 1900 में मिला था ये बच्चों। मैं आपको बताना क्या चाह रहा था कि जो वांट हाफ गुणांक है ना, ये हमें आगे पढ़ने को मिलता है। ये वास्तव में किसके लिए होता है, एक बार ये मैं इसका थोड़ा सा परिचय आपको दे देता हूँ वांट हाफ गुणांक का। सपोज़ करो कि आपने एक विलयन तैयार किया जिसकी आपको सांद्रता ज्ञात करनी है, और उसमें आपने 25 ग्राम NaCl डिज़ोल्व कर दिया। सपोज़ करते हैं, अभी मैं आपको खुद सिखाऊंगा। वैसे 25 ग्राम NaCl विलय के रूप में आपने किसी विलयन में आपने डिज़ोल्व कर दिया। NaCl से उसका क्या पता लग जाओगा तुम्हें? उसका m0, और W उसका ये है, विलयन का आयतन पता चाहिए तो मोलरता ज्ञात कर दोगे आप इसकी। ये तो सिद्ध हो गया। बट हमें ध्यान देना है फिलहाल किस पर? सूत्र द्रव्यमान पर। कुछ विलय पदार्थ ऐसे होते हैं कि जैसे हमने उन्हें डाला तो टूट जाते हैं अंदर जाके। टूट जाने का मतलब अलग हो जाएंगे, और जब कोई चीज़ अलग होगी तो उसका मास घटता है। जैसे आप ये चौक समझो, अभी ये चौक है हमारे पास में, इसका टोटल मास कैलकुलेट करो। अब आप इसे बीच में से ऐसे करके तोड़ देते हो, ऐसे करके। अब जब ये टूटती है ना, तो इसका कुछ मास इसके साथ में अलग हो जाता है गिरकर। जब कोई चीज़ टूटती है तो उसका मास कम होता है, और जब कोई चीज़ जुड़ती है तो उसका मास मतलब द्रव्यमान, जब कोई चीज़ टूटती है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है बच्चों? कम होता है। आप भी देखो, एक अब अगर आप किसी लकड़ी को तोड़ देते हो तो उसका द्रव्यमान दोनों का अब अलग अलग करके देखना, तो उसका मास थोड़ा अलग हो जाएगा द्रव्यमान। विलय के लिए भी ये होता है। 3 प्रकार के विलय होते हैं हमारे। एक तो वो जो अंदर जानने के बाद टूट जाते हैं, जैसे NaCl एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक हमेशा टूट जाते हैं। अभी मैं आपको ये सब पूरी चीज़ें, कौन टूटता है और कैसे नहीं, ये सारी चीज़ें किसके अंदर पढ़ाऊंगा? वांट हाफ के अंदर, पूरी डिटेल में, कि कौन टूटेगा कौन नहीं टूटने का। तो NaCl जो है ना वो टूट जाता है। जब ये टूटेगा तो सपोज करो इसका अंदर जाकर जो भार है, अभी इसका NaCl का जो भार है वो कितना होता है आपको पता है? Na का कितना होता है बच्चों? हमारा Na का होता है 23, और Cl का कितना होता है? 35.5। ये टोटल हो जाता है 58.5। NaCl का कितना होता है? 58.5। अब NaCl का मोलर द्रव्यमान 58.5 है, आपने उसे डाल दिया। सपोज करो वो अंदर जाकर टूट गया। अभी रीज़न नहीं पता आपको, कारण नहीं पता क्यों टूटा है। अगर ये अंदर जाकर टूट गया तो इसका द्रव्यमान अब कम होगा। अब जब आप सांद्रण इकाई ज्ञात करोगे, सांद्रण इकाई आप कैसे ज्ञात करते हैं? कोई भी मोलरता वगैरह कैसे ज्ञात करोगे? उसका W रख दोगे, NaCl का m0 रख दोगे, कितना? 58.5। विलयन का जो विलयन होगा उसका आयतन रख दोगे, तो मोलरता ज्ञात कर लोगे। बट सपोज करो वो अंदर जाकर 58.5 न रहा, टूटने के बाद कम हो गया। अब आप क्या सोच रहे होगे? हमारी वैल्यू 58.5 के अनुसार इतनी आनी चाहिए। अगर वो 58.5 नहीं है अंदर, तो वहाँ पे मान क्या हो गया होगा? बदल गया होगा। जब मान बदल गया तो आप थ्योरेटिकल सोच रहे थे। देखो, जो हम सोचते हैं वो होता है थ्योरेटिकल, कि हम अनुमानित कर रहे हैं कि इतना आंसर आना चाहिए, और वास्तव में मान कुछ हो रहा है। इसे बोलते हैं ऑब्जर्व्ड। इसे क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व जो हुआ हमें हुआ है वो मान कुछ और हुआ है। तो ये दो अलग अलग हो अगर, तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसी चीज़ को कौन ठीक करता है? वांट हाफ गुणांक। हमने डाला और वो अंदर जाकर कुछ और हो गया, या तो वो बढ़ गया या वो घट गया, तो उस चीज़ को कौन ठीक करता है? वांट हाफ गुणांक। मोलर द्रव्यमान कौन सा होता है? अब मैंने 58.5 ग्राम NaCl का मोलर द्रव्यमान कितना है? 58.5। जितना मैंने डाला और जितना मुझे इसका भार पता था वो तो है इसका मोलर द्रव्यमान। बट ये अंदर जाके घटता है या बढ़ता है, वो होता है इसका क्या? सूत्र द्रव्यमान। ये क्या होता है? हमेशा सूत्र द्रव्यमान। और सूत्र द्रव्यमान कोई भी नहीं बता सकता। अगर आपको सामने कंपाउंड दे दे तो आप बता नहीं सकते, क्योंकि ये अंदर जाके पता नहीं घटेगा या बढ़ेगा। ये कौन समझाएगा आपको? वांट हाफ गुणांक। तो जैसा आप सपोज करो आपने 25 ग्राम नमक डाल दिया, अब वो नमक अंदर जाके कितना हो गया? 50 ग्राम।
किसी भी कारण से हो सकता है, मैं आपको समझाऊंगा। हाइड्रोजन बंध बन जाता है वहाँ पे, और दूसरा आकर्षण बल हो सकता है, तो आकर्षण बल के कारण जुड़ जाएंगे और वह मास और बढ़ जाएगा, द्रव्यमान और बढ़ जाएगा। अब मेन बात क्या है कि जो वो अंदर जाके घटा है या बढ़ा है वो भार, वो वाला भारी क्या कहलाऊगा हमारा, सूत्र द्रव्यमान। तो समझ गए ना आप, ये m0 जो होता है ना यहाँ पे सूत्र द्रव्यमान होता है, और सूत्र द्रव्यमान हमेशा दिया जाता है। सूत्र द्रव्यमान कभी भी आप नहीं बता सकते। जैसा आप मोलरता के अंदर क्या कर सकते हो, मोलरता के अंदर W/m0 इंटू V लीटर होता है हमारा। अब W भी आपको पता होता है, NaCl दिया तो आप सीधा 58.5 रख दोगे, V लीटर रख दोगे तो मोलरता निकल जाएगी। बट अगर फॉर्मूलता की बात हो तो W भी आपको पता होगा, V भी आपको पता होगा, m0 नहीं पता होता, तो इसके लिए m0 भी गिवन करना पड़ता है। और इसी के लिए आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ता है, वान-ठाप गुणांक। अब आपको एक बात और समझ जानी चाहिए, फॉर्मूलता का जो संबंध है ना वो किससे है, कहीं ना कहीं वान-ठाप गुणांक से भी है। फॉर्मूलता का किससे संबंध है, वान-ठाप गुणांक से, क्योंकि फॉर्मूलता में अंदर जाकर मान बदलता है और उसे कौन ठीक करता है, वान-ठाप। तो वान-ठाप का इससे संबंध बनेगा, अभी मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा आपको। अभी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस कितना अंतर है इनमें, कितना अंतर है, यहाँ पे कौन सा होता है मोलरता में, मोलर द्रव्यमान, और यहाँ पे कौन सा होता है, सूत्र द्रव्यमान। ये m ऑब्जर्व्ड है, जो ऑब्जर्व होता है, और ये m थियोरेटिकल है, जो हम सोचते हैं। मैंने आपको भी बोला था बीच में, अभी हिंदी इंग्लिश में भी। तो इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको मेनली क्या समझना है, टॉपिक। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, मोलरता बराबर W/m0 इंटू V लीटर में होना चाहिए। फॉर्मूलता बराबर W/m0 इंटू V लीटर में होना चाहिए। अभी इनमें क्या अंतर हुआ, कुछ भी नहीं। ये m0 क्या हुआ हमारा, वैसे देख कर आपको लग रहा होगा कुछ नहीं, पर अंतर है। ये वाला क्या हमारा, मोलर द्रव्यमान, और ये क्या है बच्चों हमारा, सूत्र द्रव्यमान। सूत्र द्रव्यमान हमेशा एक प्रयोगात्मक मान होता है। क्या होता है हमारा, प्रयोगात्मक, मतलब हमें प्रयोग करने के बाद ये पता लगता है। बस ये अंतर है इनमें, ये हमें सीधे पता लग जाता है। जैसे मैं NaCl को अपने हाथ में ले रखा हूँ भी, सपोज करो मेरे हाथ में NaCl है, तो मैं इसका भी क्या बता सकता हूँ, मोलर द्रव्यमान। बट जैसे ही मैं इसे अंदर डाल दूंगा विलयन के, अब वहाँ पे ये घटेगा या बढ़ेगा, वो इसका क्या होगा, सूत्र द्रव्यमान। इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा, मतलब डाल के देखना पड़ेगा, और वहाँ क्या वैल्यू आई तब पता लगाना पड़ेगा। अभी इसके बारे में हम बात नहीं करते कि कैसे करते हैं वो, ठीक है। उसके लिए हम सीधा वान-ठाप से सीख जाएंगे, ठीक है बच्चों, समझ गए ना आप। फॉर्मूलता को भी आप हेडिंग लगाइए, मोलरता, मैं M लिख दिया हूँ मैंने, मोलरता मोलैरिटी M से दिखाया जाता है ना, तथा फॉर्मूलता, फॉर्मूलता मतलब कैपिटल F, मोलरता तथा फॉर्मूलता में संबंध। मोलरता तथा फॉर्मूलता में संबंध, ठीक है ना बच्चों। अभी मैं आपको बताता हूँ ये संबंध कैसे पता लगता है हमें। किसी का भी संबंध बताने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको दोनों के सूत्र याद होने चाहिए, जो कि पहले से ही बोर्ड पर लिखे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, इसे समीकरण 1 दो और इसे समीकरण 2 दे दो, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, ये मोलर द्रव्यमान कौन सा होता है, m0। मैं चेंज मतलब इनमें अंतर करने के लिए ना बदल देता हूँ, इसके आगे लिख देता हूँ मैं mt। T मतलब थियोरेटिकल मतलब जो सामने से दिख रहा हमें। MO मतलब M ऑब्जर्व्ड मतलब जो प्रयोगात्मक मान होता है। ऑब्जर्व वैल्यू होती है, प्रयोगात्मक मान होता है। ऑब्जर्व वैल्यू कौन सी होती है, प्रयोगात्मक मान। और ये प्रयोगात्मक है ना, ऑब्जर्व है ना, और ये कौन सा है, थियोरेटिकल, जो मैं वैसे ही पता लग जाता है। थियोरेटिकल क्या होता है, जो मैं सामने से पता लग जाता है, और ऑब्जर्व क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन के बाद पता लगता हो, प्रयोग के बाद पता लगता हो। मैंने बस अंतर करने के लिए उसे चेंज कर दिया, वैसे आपको ये भी याद पता होना चाहिए। अब देखो, मैं समीकरण 2 को 1 से भाग दे देता हूँ, समीकरण 2 को 1 से भाग दे देता हूँ। तो बच्चों बताओ, F बराबर F/m, ये 2 है ना, मैंने F/m को भाग दिया है, 2 से 1 को भाग दिया है। बताओ अब W/m0 इंटू V लीटर, और यहाँ पे क्या होगा, ये मोलरता वाला है ना, M थियोरेटिकल इंटू V लीटर। अब देखो, V लीटर से V लीटर, W से W। अब ये वाला कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो F बराबर
एफ अपॉन एम एम टी अपॉन एम जीरो। और जब आप वन हाफ गुणांक को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, किसे पढ़ लोगे बच्चों? वन हाफ गुणांक को। तो वन हाफ गुणांक को आप पढ़ने के बाद, जो कि 3 लेक्चर बाद स्टार्ट होगा, आपको पता लगेगा एम टी अपॉन एम जीरो क्या होता है। एम टी अपॉन एम जीरो क्या होता है? आई। और आई क्या होता है हमारा? वन हाफ गुणांक। वन हाफ गुणांक को आई से प्रदर्शित करते हैं, तो एम टी अपॉन एम जीरो वन हाफ होता है। ये हमें 3 लेक्चर बाद पता लग जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे वहाँ पे, अब मैं यहाँ पे एम टी अपॉन एम जीरो को इसे रिप्लेस कर देता हूँ आई से। तो क्या बताओ बच्चों, हमारा क्या फॉर्मूला बना? एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू एम। देखो, अगर यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में फॉर्मूला नहीं है और आपको याद भी मतलब नहीं करनी, मतलब आपको पढ़नी भी नहीं है, अगर अब किसी बच्चे को ऐसा करना हो तो वो कम से कम इस संबंध को तो जरूर याद रखें। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला ज्ञात करा ली गई 1%, हम सपोज ही कर रहे हैं बस, अगर करा ली गई तो आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्योंकि आप वहाँ पे मोलरता तो ज्ञात कर लोगे, बस आपको मोलरता के साथ किसकी मल्टीप्लाई कर देनी? वन हाफ गुणांक की। तो हमारा क्या निकल जाएगा? फॉर्मूला। और वन हाफ गुणांक अलग से सीखना पड़ेगा क्योंकि ये सिलेबस में। तो आई भी सीख जाओगे, एम पता ही है, तो एफ को भी इस संबंध से निकाल सकते हो। ठीक है ना बच्चों? आई थिंक आपको फॉर्मूला तभी समझ आ गई होगी। फॉर्मूला और मोलरता दोनों एक ही जैसी चीज़ें हैं, बस वहाँ पे सूत्र द्रव्यमान है फॉर्मूला के अंदर, वहाँ पे क्या है? मोलर द्रव्यमान है। सूत्र द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान मैंने आपको समझा दिया। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, अंकिक प्रश्न कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको खुद ही न्यूमेरिकल भी कराऊँगा। तो बच्चों, वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि अभी स्टार्ट ही हुआ है ना, तो उससे क्या होगा कि उन्हें समझ भी आ जाएगा। थैंक यू फॉर द क्लास।